So very good morning all of you. I hope you are stay at home and watch this video. And today we are going to read about the first lesson of your English prose of 12th class. And the chapter name is A Girl with a Basket. Has been written by William C. Douglas. यानी हिंदी में कहें तो आज हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। हिंदी में कहें तो टोकरी वाली लड़की, जिसके राइटर हैं कौन? विलियम सी डगलस। ये पहला चैप्टर है आपके प्रोज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह इसी से देखने को मिलता है। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपना जो बुक है वो खोल के बैठ जाइएगा और बुक में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका चलने वाला नहीं है, मतलब आपका वो लिखावट आएगी नहीं, कौन सा मैं बोल के आ रहा हूँ, बोलूँगा क्या। अगर आपके पास किताब होगा, किताब में देखेंगे तो ही इसका मतलब अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में देख लेते हैं। अबाउट द लेसन में दिया क्या गया है, तो देखिए बोला है क्या कि अ गर्ल विद अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। अ गर्ल विद अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये विलियम सी डगलस द्वारा टोकरी वाली लड़की लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950, 1950 ईस्वी में जब देश का बंटवारा हुआ था। यानी जब देश का बंटवारा हुआ 1950 ईस्वी में, तो जो राइटर है विलियम सी डगलस भारत आए। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। इंडिया जो था, भारत जो था, शरणार्थियों से भरा हुआ था। whom were driven away by the communal fanatics of पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में उन्मादी दंगों के कारण भारत आ गए थे। यानी पाकिस्तान में जब दंगा हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं वो आके भारत आ गए थे, और उन्हीं को बोला जाता है क्या, उन्हीं को बोला गया है, यहाँ पे राइटर बोला है क्या, रिफ्यूजी, शरणार्थी। He had a unique experience at one of the railway station. उन्होंने रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस महसूस किया। एक बहुत ही मतलब एक यूनिक अनुभव उन्होंने महसूस किया, और वो यूनिक अनुभव था क्या? Many refugee children were selling small articles like basket and fans. बहुत सारे जो शरणार्थी बच्चे थे वो छोटे छोटे आर्टिकल, सामान बेच रहे थे, लाइक जैसे बास्केट एंड फैन, जैसे टोकरी और फैन मतलब पंखे, जो हाथ के बने हुए पंखे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विलेज में, उसी पंखों का बात किया गया है। He was impressed with the little girls of 9 years. वह 9 साल की लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। This essay is the recollection of this valuable experience. यह जो essay है, यह जो निबंध है, उन्हीं बहुमूल्य उनके अनुभव से रिकलेक्शन है, मतलब एकत्रित किया गया है, लिया गया है। यानी अबाउट द लेसन में यही दिया गया है कि पूरे लेसन के बारे में बताया गया है कि जो राइटर हैं, जब पार्टीशन होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो आ जाते हैं भारत जब आके देखते हैं तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी चले जब आए रहते हैं, यहाँ पे जब सेटल होते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही आर्थर रेलवे पे पहुँचते हैं, ट्रेन से उतर करके बहुत सारे बच्चे घेर लेते हैं उनको, और उनमें से एक 9 साल की लड़की है जो अपना सामान बेचने की कोशिश करती है, और उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और उस प्रभाव को कैसे वो व्यक्त किए हुए हैं, कहा क्या गया है, उस लड़की के प्राउडनेस को देख कर उनके मन में विचार क्या आता है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस एस्से को शुरू करते हैं, और जो हम लोग पढ़ेंगे वो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली से लेकर के एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, यहाँ तक जो 2 पैसेज हैं, मैं उन दोनों पैसेज को एक में लिख दिया हूँ, और इन दोनों पैसेज को पहले हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। तो चलिए एस्से की शुरुआत होती है, और कहा गया है
आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए, अर्थात मैंने दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली गया, एंड देन बाई अ कार टू रानीखेत, और कार से रानीखेत गया। और रानीखेत के बाद देखिए एक डैश लिखा है, इसका मतलब अब रानीखेत के बारे में बता रहा है ऑथर कि रानीखेत है क्या। तो बोला है रानीखेत के बारे में, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यह एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइज अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो बर्फ से ढकी हिमालय से 120 माइल तक फैला हुआ है और 6000 फीट ऊपर, यानी पर्वत से 6000 ऊपर 120 माइल बर्फ से ढकी हिमालय तक वो जो हिल स्टेशन है रानीखेत वो फैला हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन है बहुत ही धीरे चल रही थी। आमतौर पे इंडिया का ट्रेन देखते हैं बहुत ही क्या करती है, धीरे ही चलती है। तो वही ऑथर कह रहा है कि द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत ही धीरे थी, अर्थात ट्रेन बहुत ही धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में हर एक स्टेशन पर वो स्टॉप कर रही थी, रुक रही थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी, यानी हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुक रुक के चल रही थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, यानी जब ट्रेन रुक रही थी तो प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का जो डोर था वो खोल लेता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। अब पीपल के बाद डैश दिया है, यानी उसके बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था किन लोगों से भरा हुआ था। तो दिया गया है सिख से भरा हुआ था, मुस्लिमों से भरा हुआ था, हिंदुओं से भरा हुआ था, सोल्जर्स सैनिकों से भरा हुआ था, मर्चेंट्स व्यापारियों से भरा हुआ था, प्रीस्ट पुजारियों से भरा हुआ था, पोर्ट्रेस कूलियों से भरा हुआ था, बेगर्स भीख मांगने वाले से भरा हुआ था, हॉकर्स और फेरी लगाकर बेचने वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर लोग नंगे पैर थे। बेयरफुट मतलब होता है विदाउट स्लीपर्स, यानी बिना चप्पल के, यानी सब लोग बिना चप्पल के थे, यानी अर्थात नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट, और ढीले ढाड़े कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैं 3 लोगों से बात करता था, तब कहीं एक मिलता था जिससे मैं अंग्रेजी बोल पाता था। अर्थात ऑथर 3 लोगों से बात करता था, तब एक मिल जाता था उसमें से जो अंग्रेजी में बात करता था। चूँकि राइटर विलियम सी डगलस अमेरिका के रहने वाले थे, जब अमेरिका के रहने वाले तो जाहिर सी बात है जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो इस्तेमाल करेंगे, हिंदी तो जानेंगे नहीं। तो हिंदी मतलब इंग्लिश में कौन कौन बातें कर रहा है, जब 3 लोगों से बातें करते थे तो एक मिल जाता था जो इंग्लिश में बात करता था। और आगे कह रहे हैं क्या, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग सांसारिक मामलों के बारे में बात करते थे। यानी बात क्या होता था उन लोगों से जिनसे वो बात करते थे, तो कह रहे हैं कि हम लोग सांसारिक मामलों के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन का न्यूज़ था, यानी उस दिन का जो न्यूज़ था उस न्यूज़ के बारे में हम लोग बात किया करते थे। अर्थात जो उस समय का सबसे अच्छा न्यूज़ हुआ करता था, जो हमें बहुत ही चर्चा वगैरह में रहा करता था उस दिन का, उस न्यूज़ पर हम लोग बातें किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, मैं उस देश की, उस नेशन की पल्स अर्थात नाड़ी जानने की कोशिश कर रहा था। देखिए राइटर ने यहाँ पे थोड़ा क्लू दिया है कि नाड़ी जानने की कोशिश कर रहा था, मतलब उस देश की भावनाओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि उस देश की कल्चर ट्रेडिशन वगैरह है क्या और वहाँ पे चल क्या रहा है उस देश में। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियली एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, और उनके ओपिनियन चेक करने की कोशिश कर रहा था, यानी उनके विचार जानने की कोशिश कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियली एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, जो सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट मेरे पास थे।
यानी जो सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट में बताए गए थे भारत के लोगों के बारे में, वहाँ की भावनाओं के बारे में, वो मैं लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहा था क्या वाकई में ऐसा है कि गलत भी चीज़ें छपी हुई हैं। ठीक है, तो ये 2 पैरा था आपका जो हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। और जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकता है उसको। चलिए अगला जो पैरा है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पैरा आपका शुरू होता है उसके आगे से लेकर के, यानी द रूट ले थ्रू से लेकर के लेकर के और जो दिया है ओवर ग्रेव वॉल, ओवर ग्रेव वॉल। या दूसरा पैसेज देखिए यहां से द रूट ले थ्रू से लेकर के ओवर ग्रेव वॉल्स को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए क्या आगे राइटर बोल क्या रहा है, कह रहा है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज। कह रहा है द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। कह रहा है जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, वो जो रूट था जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे, वो भारत के कृषि सबसे उपजाऊ एरिया में से एक था, कृषि उपजाऊ भूमि में से एक था। अर्थात वह जो क्षेत्र था जिस क्षेत्र से वो ट्रेन गुजर रही थी रूट से होकर के, वह क्षेत्र भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा रिवर के सबसे ऊपरी वाला भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय उसे कहते हैं जहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी और खूब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उसी को ट्रॉपिकल कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही इस देश का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। यानी आप ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय जो देश हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में देखिए, अक्सर ये बड़े सांप वहीं पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय उसे कहा जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मियों में गर्मी खूब ज़्यादा पड़ता और ठंडियों में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता। तो वही बोला गया है कि जो ऊपरी वो जो गंगा का जो प्लेन जो समतल भूमि था वो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सीट, जो गंगा थी वो भूरे रेत के जैसे थी, सॉलन विद फ्लड वाटर, जो ऐसा लग रहा था कि मानो बाढ़ अपने अंदर बाढ़ उमड़ रही हो। अर्थात गंगा का पानी बहुत ही वाटर लेवल बहुत ही ऊपर आ गया था, ऐसे लग रहा था कि मानो बाढ़ अपने अंदर ला रही हो। इट्स ओवरफ्लो inundating 1000 of areas of rice, और उसके पानी से लगभग सैकड़ों धान की फसल डूबी हुई थी। यानी सैकड़ों मील धान की फसल उसके पानी को ओवरफ्लो से डूबी हुई थी। टू द नॉर्थ में, उत्तर में वर जंगल थे। यानी देखिए उस रूट की बात कर रहा है, जिस रूट से वो ट्रेन जा रही है, उस रूट के बारे में ऑथर यहाँ पे इस पूरे पैसेज में डिस्कस किया हुआ है। और कह रहा है कि वो रूट जो थी वो क्या थी, बहुत ही क्या थी, भारत के सबसे कृषि भूमि में से एक थी। और वह जो कृषि भूमि है वो गंगा के सबसे ऊपरी भाग है, जो लगभग मानो ऐसा लगता है कि मानो अपने अंदर वो बाढ़ लाने वाली शक्ति अपने अंदर लाई हुई है। बाढ़ जैसे उसका वाटर लेवल बहुत ही ऊपर था, ऐसा लगता है कि मानो बाढ़ ही ला दे रही हो।
एंड इट ओवरफ्लो, और उसके बाढ़ के इस पानी से लगभग हजारों मील के जो धान की खेती है वो क्या हुई थी, डूबी हुई थी। एंड टू द नॉर्थ, और उत्तर में क्या था, वो जंगल थे। और उस जंगल के बारे में देखिए बताया है, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, बहुत ही बड़े बड़े घास थे उस जंगल में, हायर देन अ मैन हेड्स, जो मनुष्य के हेड सर से भी ऊंचे थे। यानी ये घास नहीं जो हमारे यहाँ आमतौर पे पाए जाते हैं, वो जंगल के घास थे। और उस जंगल के घास के बारे में बोला गया है, ऑथर बोल रहा है वो जो घास थे मानो वो मनुष्य के हेड सर से भी ज़्यादा बड़े थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लैम्प ऑफ ट्री, और पेड़ों के झुंड के अलावा वो कहीं टूटे हुए नहीं थे। यानी जहाँ पेड़ों के झुंड था वहीं पर वो घास नहीं थी, और बाकी हर जगह अनब्रोकन था, एक बिना टूटा हुआ घास था। यानी उनका एक्सपेंसेस जो था, घास का जो फैलाव था हर जगह था, कहीं ऐसा नहीं था कि घास नहीं था। यानी हर जगह घास पूरे उस जंगल में पाया जा रहा था, बस वहीं पे नहीं पाया जा रहा था जहाँ पेड़ों के झुंड थे। और कहा गया है क्या, और उस पेड़ों के झुंड में क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर, उस पेड़ों के झुंड में वो टाइगर का घर हुआ करता था, एलिफेंट हाथियों का घर हुआ करता था, पैथॉन्स उन अजगरों का घर हुआ करता था, एंड कोबरा, और कोबरा सांपों का घर हुआ करता था। एवरीवेयर एल्स, हर जगह देयर वॉज फ्लैट लैंड, एक फ्लैट लैंड थी, पूरी तरह से एक फ्लैट मतलब समतल भूमि थी, रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षितिज तक जाती थी। इसके अलावा एक समतल भूमि थी जो क्षितिज तक जाती थी, हॉरिजन तक जाती थी। क्षितिज किसे कहते हैं, द पॉइंट इट सीम्स स्काई एंड अर्थ मीट ईच अदर, यानी ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता हो कि जहाँ पे आकाश और धरती एक दूसरे को टच कर रही हो, उसी को हॉरिजन कहा जाता है, उसी को क्षितिज कहा जाता है। आमतौर पे आप किसी खुले इलाके में जाइए, क्षेत्र में, आपकी निगाह जहाँ तक जाती हो और आप देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आसमान और धरती मानो एक दूसरे को टच कर रही हो, उसी को क्षितिज कहा जाता है, हॉरिजन कहा जाता है। तो आथर कह रहा है उसके बाद जो जंगल के बाद, जो घास के बाद जो मैदान जो फैला हुआ था, ऐसा मानो वो पूरा फ्लैट था और मानो क्षितिज तक जा रहा था। और कहा गया आगे, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, और यहाँ वहाँ पवित्र बनियान के पेड़ थे, और बाय रॉ ऑफ पाकर ट्री, और पाकर के वृक्ष के पंक्तियाँ थीं, सेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म्स वृक्ष के समान थी। ये एल्म्स वृक्ष, उस आथर अपने यहाँ के पेड़ के बारे में बात कर रहा है, चूँकि अमेरिकन है तो वहाँ पे ये वृक्ष नहीं देखा था, तो देख रहा है तो कह रहा है कि मानो ये जो बरगद और पाकड़ के जो वृक्ष है, मानो हमारे यहाँ के एल्म्स जो वृक्ष है उन्हीं के समान लगते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनकी शाखाएं मोटी और मुड़ी हुई हैं। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द नॉर्थ साउथ वेस्ट, और गर्म और नम हवाएं साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिम से चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ द मदर्स, उनमें से जो उनकी मदर्स हैं, माताएं हैं, अर्थात जो बंदरियां हैं, विद बेबीज क्लाइंबिंग टू देम, वो अपने बच्चे को चिपकाई हुई थी अपने शरीर से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो राइडिंग कर रही थी, चल रही थी, स्वैंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन के पेड़ों पर चल रही थी, झूल रही थी, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। यानी भोजन की तलाश में बंदरियां जो थी अपने बच्चे को चिपकाए हुए क्या कर रही थी, वो चल रही थी, जा रही थी। द विलेज वी पास, वह गांव जिससे हम लोग गुजरे, हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर एंड काउ डंग, जिस गांव से हम लोग गुजरे उस गांव की जो दीवारें थीं, वो कह रहा है कि मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, वो पानी और गाय के गोबर से बना हुआ था। आमतौर पे हमारे गाँव में ऐसे घर देखने को मिलते हैं, शहर में तो नहीं, गांव में वो देखने को मिलते हैं। और इसीलिए ऑथर ने कह रहा है कि वो उस गांव के बारे में कह रहा है कि जिस गांव से वो ट्रेन गुजरी, उस गांव के जब मैंने दीवारों को देखा तो वह दीवार किसकी बनी हुई थी, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। एंड देयर पिक्ड रूफ वर थैचड, और उसके रूफ जो थे, जो छत थे, वो छप्पर के थे। और उस छप्पर के बारे में बता रहे हैं, वो छप्पर कैसे बना हुआ था, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बंडल ऑफ ग्रास, घास के तिनकों से
टाइड अप बम्बू पोल्स, और एक बम्बू बांस के खंभे लगे हुए थे, एंड स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, और उस पे क्या लकड़ी के कह सकते हैं, लकड़ी के बांस बने हुए थे उस पे। एंड दैट डे ऑफ द पंपकिन वाइन, और उन दिनों कद्दू की जो वाइन है, लताएं हैं, दैट ग्रीव ओवर देम, उन दीवालों पे चढ़ी हुई थी, एंड वर ब्लूम, और खिली हुई थी, ट्रैकलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल, और उस भद्दी सी दीवार पर वो एक पीली लकीर बना रही थी। ठीक है, ये था आज का आपका क्लास, और आप लोग जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई समस्या अगर आ रहा है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि समस्या क्या है, उसका निवारण, उसका सलूशन आपको कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, एंड कीप स्टे एट होम एंड वॉशिंग योर हैंड प्रॉपरली, एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन मोबाइल। थैंक यू सो मच।